विभू सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बीओ सर का और मेरे जितने भी सीनियर शिक्षक का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है ऑनलाइन सेशन में आप लोगों के साथ सेशन डिस्कशन करने के लिए। आज का जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है, उसमें क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश का टोटल आपका 80 मार्क्स का आता है। 80 मार्क्स में जो 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, आप लोगों को पहले से ही डिस्कशन हो चुका है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 जो बी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट से, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो मुझे आप साथ में जो है रिप्लाई करते चलिए, क्योंकि आपका जो करस्पॉन्डेंस है यानी आपका सहयोग मेरे लिए जरूरी है, बिकॉज इट इज अ टू वे इंटरक्शन। सो हियर आपका जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का एक्टिविटी शीट आई हैव टेकन। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है? हेलो टीचर। हाँ। पहला जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है 10 मार्क्स का, फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है लैंग्वेज स्टडी। अब लैंग्वेज स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, यानी कि जो फर्स्ट आपको कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर, ये आपको 2 मार्क्स का आता है। इसमें आपको वर्ड दिए होते हैं, बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स होता है, यानी उसमें आपको कोई प्रॉपर लेटर डाल के आपको वर्ड जो है वो कंप्लीट करना होता है। ये 2 मार्क्स का है। सेकंड जो होता है पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, जैसे ए टू जेड आपके लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, जैसे हिंदी में आपके स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में आपके लेटर्स होते हैं ए टू जेड। तो इसको आपको क्रम में लगाना होता है, यानी कि जिस हिसाब से नंबर वाइज जो लेटर्स आते हैं उस लेटर के हिसाब से आपको वर्ड का फर्स्ट लेटर देखना होता है। अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो यू गो टू द नेक्स्ट लेटर, और फिर आप उसके बाद कंपैरिजन करते हो कि कौन सा लेटर पहले आता है और उसके हिसाब से उसको नंबरिंग देते हो। ये आपका आता है 2 मार्क्स, वेरी इजी क्वेश्चन। थर्ड है आपका पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग जो होता है, व्हाट इज अ पंक्चुएशन? एनीबॉडी नोज पंक्चुएशन क्या होता है? विराम। गुड। पंक्चुएशन में आपको विराम चिन्ह, जैसे हिंदी में आप कॉमा यूज करते हो, फुल स्टॉप यूज करते हो, क्वेश्चन मार्क यूज करते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। लाइकवाइज इन इंग्लिश क्या होता है आपके फुल स्टॉप, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, और कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा वो चीजों को ध्यान देकर आपको सेंटेंस रीराइट करना होता है, आपको फिर से उसको लिखना होता है। फोर्थ है मेक 4 वर्ड्स। यहाँ पे आपको कोई एक वर्ड दिया जाता है और उसको ब्रेक करना होता है, यानी कि आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है और छोटे छोटे शब्द बनाने होते हैं। यानी और ये वर्ड जो है एटलीस्ट देयर शुड बी 3 लेटर वर्ड, यानी कि ये 3 अक्षर वाले या 4 अक्षर वाले जो शब्द होते हैं उनको आपको ब्रेकआउट करके बनाना होता है। एटलीस्ट 4 आपको वर्ड बनाने होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं आपको? ये 2 मार्क्स के लिए होते हैं। उसके बाद जो आता है आपका 5th वन, राइट रिलेटेड वर्ड। रिलेटेड वर्ड देखिए, आपको कोई एक वर्ड दिया जाता है और वर्ड के बाद व्हाट यू हैव टू डू स्टडी, लाइक हियर इट इज गिवन स्टडी। अब स्टडी से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं वो वर्ड्स आपको थिंक आउट करना है। स्टडी से रिलेटेड बुक्स हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड स्कूल हो सकता है, क्लास हो सकता है, ओके कोई सब्जेक्ट हो सकता है आपका स्पेसिफिक, लाइक इंग्लिश, मैथ्स। स्टडी हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। आपको रिलेटेड वर्ड लिखना होता है। उसके बाद जो 6 क्वेश्चन होता है उसमें कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। अब यहाँ पे कंप्लीट द वर्ड चेन में आपको एक एक वर्ड दिया जाता है और उस वर्ड का लास्ट लेटर आपको पकड़ के क्या करना होता है, नेक्स्ट वर्ड आपको लिखना होता है। अब वर्ड जो है, अगर नाउन बोला है, आपको स्पेसिफिकली बोला है राइट नाउन वर्ड्स, तो आपको नाउन लिखना है। इफ दे हैव
गिवन यू राइट एडजेक्टिव वर्ड, सो आपको क्या करना होता है, नाउन की जगह एडजेक्टिव वाले वर्ड जो होते हैं उसको आपको वर्ड चेन बनाना होता है। और ये वर्ड चेन में एटलीस्ट आपको यू हैव टू राइट 4 के अलावा आप जो है 5th अगर आता है तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका कोई वर्ड गलत हुआ या स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो वहां पे मार्क्स कटने की बजाय क्या हो सकता है, आपका नेक्स्ट वाला जो वर्ड है अगर वो राइट हुआ तो उसमें फुल मार्क्स होता है। तो यहाँ पे आप जो है फुल मार्क्स ले सकते हो, इसमें कोई बहुत हार्ड नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ट्राई करना होता है और ये सबसे इजी होता है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ग्रामर का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 बी पे, डू एज डायरेक्टेड पे। ठीक है, सो आपको डू एज डायरेक्टेड जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। डू एज डायरेक्टेड में आपको फ्रेज दिया होता है। एनीबडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज? बता सकता है कोई फ्रेज का क्या मीनिंग होता है? हेलो, यस, आप ट्राई करो, एटलीस्ट कुछ तो बोलो, गलत सही, आई एम हियर टू करेक्ट यू। फ्रेज का क्या मीनिंग होता है? Please, yes, anybody want to give answer? मुहावरा। मुहावरा, ओके, गुड ट्राई। सो जैसे आपका हिंदी में कहावतें और मुहावरे होते हैं, आप हिंदी में मराठी में आपको वाक्य प्रचार दिया जाता है या कहावरे और मुहावतों को प्रयोग करके वाक्य बनाइए, उसी तरह इंग्लिश में आपको फ्रेज दिया जाता है। फ्रेज में क्या किया जाता है, आपको एक वर्ड दिया जाता है, उन बंच ऑफ वर्ड होता है और उसको यूज करके आपको सेंटेंस बनाना होता है। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन हम लेते हैं वो फ्रेज के ऊपर लेते हैं। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद 1 बाय 1 हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो आपको, अगर आपको फ्रेज नहीं बनाना है तो उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस एंड एक्सपांड इट। ठीक है, आपको क्या दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन जो होता है क्लॉज दिया जाता है। सेम जैसे आपका फ्रेज होता है उसी तरह क्लॉज भी क्या होता है, एक सेंटेंस मेकिंग होता है, यानी कि आपको इसमें जो है मेन वर्ब दिया होता है और उसके बाद आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज करना होता है, यानी कि आधा वाक्य आपको दिया जाता है और उसके आगे आपको एड अप करके नेक्स्ट सेंटेंस उसमें पूरा करना होता है। यानी कि आधे वाक्य जो दिया हुआ है उसको देखकर आप दूसरा जो सेंटेंस है उसमें ऐड करते हो और इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो पूरा होता है। ये है 1B। इसमें आपको ऑप्शन है या तो फ्रेज वाक्य प्रचार करो या फिर सेकंड है कि आप सेंटेंस कंप्लीट करो। सो अब दोनों इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम आगे स्टेप वाइज करेंगे। क्वेश्चन 1B देखो, 1B में क्या होता है, एड प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स जो शब्द से पहले लगे एंड सफिक्स मीन्स जो शब्द के बाद लगा होता है उसको सफिक्स कहा जाता है। सो यहाँ पे आपको हैप्पी है, हैप्पी के आगे आप क्या लगाओगे कि प्रीफिक्स बनेगा, या हैप्पी के आफ्टर जो है क्या लगाओगे कि आपको सफिक्स बनेगा। यहाँ पे जो वर्ड आपको दिए जाते हैं वो हम इस तरह से दिए जाते हैं कि आप उसको प्रीफिक्स भी बना सकते हो और सफिक्स भी बना सकते हो। बहुत ही इजी है, आपको जस्ट अगर आप रीड करते हो रोज आप टेक्स्ट बुक का एक पेज तो भी आपको नए नए वर्ड मिलते हैं और आप जो है रीडिंग से हमको क्या मिलते हैं, शब्द संपत्ति हमारी बढ़ती है। तो आप रीडिंग इज अ मस्ट थिंग। ओके, कोई बताएगा मुझे कि सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस? क्या क्या मेन चीजें होती हैं? जैसे हिंदी में होता है कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। हाँ, इन मराठी ऑल्सो देयर इज अ कर्म, कर्ता और क्रिया। सो लाइकवाइज इन सेंटेंस व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स? क्या मेन चीजें होती है? नाउन, प्रोनाउन, ओके, एंड व्हाट एल्स? Adjective. Subject, एडजेक्टिव, verb, ओके, object. noun, And subject. गुड। सो यहाँ पे
स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का, जिस तरह से आप हिंदी या मराठी में आपका वाक्य की रचना होती है, लाइकवाइज इन इंग्लिश देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अब इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है उसको बनाने के लिए उसके मेन जो है वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या 3 मेन चीजें होती हैं। पहला जो होता है वो सब्जेक्ट। डू यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट? किसी को आइडिया है सब्जेक्ट क्या होता है? Yes, teacher. He, Yes. she, Yeah. he, she, we, they. आपको चाहिए तो आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश इट इज ओके, आप ट्राई कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके कर सकते हो। इफ यू वांट टू गिव योर आंसर इन हिंदी दैट आल्सो फाइन। सब्जेक्ट होता क्या है, उसका क्या मीनिंग है? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन टू मी? यस, एटलीस्ट ट्राई ना। ओके, सो आई विल टेल यू। सब्जेक्ट क्या होता है? द मेन पर्सन। आपका जो सेंटेंस होता है उसमें जो मेन पर्सन होता है या किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जैसे हिंदी में कर्म होता है, सॉरी कर्ता होता है, उसी तरह इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, यानी कि कौन जो है, किसके बारे में यहाँ पे सेंटेंस दिया है, किसके बारे में। द मेन पर्सन, एनिमल और थिंग और कॉन्सेप्ट, या किस चीज के बारे में बात हो रही है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट यानी कि वस्तु के लिए होता है। द फैन इज रनिंग स्लो, द ट्रेन इज रनिंग वेरी फास्ट, द राम इज वॉकिंग। तो यहाँ पे राम क्या है? पर्सन हो गया। उसी तरह ट्रेन क्या हो गया? थिंग हो गया। और फैन क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? एक थिंग हो गया, यानी कि वस्तु हो गई। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, कर्ता कौन है, उसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि मेन पर्सन कौन है, हु इज द मेन पर्सन, जिसके बारे में ये सेंटेंस है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वर्ब। जो मेन दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट का सेंटेंस का दूसरा पार्ट है वो होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट वर्ब? क्रिया। Okay. Give me some example of verb. Run, walk, jump, smile, work, and etc. One by one. No jumble up. Yes. So verb यानी कि बेसिकली वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया, यानी कि यहाँ पे जो करता है वो क्या काम कर रहा है, वो होता है हमारा वर्ब। लाइक रन, वॉक, स्लीप, जंप, ईट, स्माइल, वर्किंग, कुकिंग, like jumping, like reading, sleeping, ये जो भी क्रिया होती है, यानी कि कर्ता इसमें क्या काम कर रहा होता है, वो होता है हमारा वर्ब, यानी कि एक्शन क्या हो रहा है, इसलिए वर्ब को एक्शन वर्ड कहा जाता है। एक्शन वर्ड यानी कि समथिंग इज हैपनिंग, यानी कि क्या हो क्या रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। और हो क्या रहा है, वो स्लीपिंग का भी काम हो सकता है, इट कैन बी अ रन, रनिंग का भी काम हो सकता है, वॉक का भी हो सकता है, कुकिंग का भी काम हो सकता है। तो जो काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड वर्ब। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, व्हाट द एक्शन इज टेकन और डन बाय द सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी क्या है कि कर्ता के द्वारा क्या काम किया गया, यानी कि वर्ब, बेसिकली जो वर्ब है वही होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता ने क्या काम किया, ये होता है ऑब्जेक्ट। सो ये 3 मेन पॉइंट्स है, ये 3 मेन होते हैं कंपोनेंट्स सेंटेंस के। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको सब्जेक्ट क्या है समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट है सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट में, तो यू कैन आस्क मी। No. नो, नोबडी? No, ma'am. Okay. Let's move to the next slide. So make a meaningful sentence by using the phrase. अब phrase क्या होता है आप लोगों ने बताया मुझे। What is the phrase? What is the meaning of phrase? Yes.
कहावतें या मुहावरे या आप कह सकते हो कि वाक्य का एक पार्ट होता है। सो आपको फर्स्ट जो है टू बी अफ्रेड ऑफ, टू बी अफ्रेड ऑफ। एनीबडी हैव द आइडिया ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफ्रेड ऑफ? परेशान। Yes, speak loudly. Who is giving the answer? टीचर परेशान। परेशान, परेशान हो सकता है। और कोई दूसरा मीनिंग अफ्रेड का दूसरा? डरा हुआ। गुड। सी, टू बी अफ्रेड ऑफ यानी कि डरा हुआ होना। आपको ये जिस तरह से वाक्य दिया जाता है, मुहावरे दिए जाते हैं हिंदी में, मराठी में, उसी तरह जो है इंग्लिश में आपको फ्रेज दिया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे फ्रेजेस दिया जाता है जिनको आपको यूज करना होता है अपने सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे दिया है टू बी अफ्रेड ऑफ। अब आपको वाक्य बनाने से पहले, सेंटेंस मेकिंग से पहले, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप क्या सकते हो, आप फ्रेज बना सकते हो। जैसे यहाँ पे टू बी अफ्रेड ऑफ का मीनिंग है डर जाना या डरा हुआ होना। तो यहाँ पे सेंटेंस है आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यानी कि मुझे जो कुत्ते हैं उनसे डर लगता है। या आई एम अफ्रेड ऑफ लॉयन, सी, या आई एम अफ्रेड ऑफ, जो भी चीज से आपको डर लगता है आप लिख सकते हैं यहाँ सेंटेंस में। तो आपको सेंटेंस बनाने के लिए आपका जो वर्ड दिया हुआ है, जो फ्रेज दिया हुआ है, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेज। सो जैसे मैंने आपको एक बना के बताया, आप मुझे एक सेंटेंस बना के बताइए अफ्रेड ऑफ से। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। लाइकवाइज मेक अ वन मोर सेंटेंस, ट्राई इट फास्ट। मैं बताऊं टीचर? यस। आई एम अफ्रेड ऑफ फायर। आई एम अफ्रेड ऑफ फायर, यानी आपको जिस चीज से डर लगता है आप वो लिख सकते हो। और कोई बताना चाहेगा? I am afraid of Snake. आई एम अफ्रेड ऑफ डक। I'm afraid of mouse. I am afraid of mouse. That also fine. Okay, anybody else? Or should we move to the next? टीचर मुझे टीचर I am afraid of tiger. Okay, that one also nice. I am afraid of tiger. Okay, चलो इतना हम बस करते हैं और समझ में आ गया होगा आपको फर्स्ट फ्रेज का मीनिंग और किस तरह से उसको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं टू टेक नोटिस ऑफ। अब इसका क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग होता है टू टेक नोटिस ऑफ? सूचना देना। ओके, सूचना देना। वेल ट्राई। एनीबडी एल्स? और कोई बताएगा मुझे? जानकारी देना। गुड। सो टू टेक नोटिस ऑफ, नोटिस ऑफ यानी कि इसका अगर हम सही लैंग्वेज में इसको मीनिंग देखेंगे तो निरीक्षण करना। नोटिस यानी कि निरीक्षण करना, या आप कह सकते हो जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस यानी कि निरीक्षण करना। अब निरीक्षण हम किस चीज का करते हैं? टीचर करती है क्लास में स्टूडेंट्स का। ओके, और बाकी आप जो चीज आपको अच्छी लगती हो या जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है आप उस चीज का भी नोटिस करते हो। सो आपको सेंटेंस है टीचर टेक नोटिस ऑफ एवरी चाइल्ड ऑफ हिज क्लास, यानी कि जो टीचर है वो अपनी क्लास के हर एक बच्चे को नोटिस करती है, यानी उसकी जांच करती है, उसका निरीक्षण करती है कि कौन सा बच्चा कोई मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई अदर इंग्लिश में अच्छा हो सकता है, कोई हिंदी में अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। तो टीचर क्या करती है, हर एक बच्चे को नोटिस करती है और उसके बाद उसको पता होता है कि उसके क्लास का कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है या किस चीज में अच्छा है। सो आप भी नोटिस करते होगे। मेक वन सेंटेंस। यस, कोई ट्राई करना चाहेगा? आप साइंस का जब एक्सपेरिमेंट होता है, हाँ, तो आप नोटिस करते हो ना, जैसे आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है साइंस का,
जैसे चुंबक का प्रयोग होता है, हाँ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे जो आप साइंस का प्रैक्टिकल करते हो, तो आप क्या करते हो, स्टूडेंट्स या आई नोटिस ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट या आई नोटिस द पीपल, आप जो है लोगों को नोटिस करते हैं, लोग किस तरह से बात करते हैं, हाउ दे बिहेव, हाउ दे टॉक, है ना, इस चीज से नोटिस भी, ये भी तो नोटिस होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, टू गिव अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिव अप? हार मानना, छोड़ देना, छोड़ देना। गिव अप यानी कि हार मान लेना या छोड़ देना। आप किसी चीज से हार मान जाते हो, ट्राई करते हो बट इट इज नॉट हैपनिंग, यू आर नॉट गेटिंग और यू आर नॉट विनिंग, आप क्या कर सकते हो, गिव अप कर देते हो। सो यहाँ पे सेंटेंस है गिव अप बैड हैबिट्स, यानी कि जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दो। सेकंड आपका सेंटेंस है डोंट गिव अप इन गेम, या आप गेम में या खेल में आप हार मत मानिए। उसी तरह आप मुझे कोई और सेंटेंस बना के बताइए टू गिव अप का। मैं बताऊं टीचर? यस यस। डोंट टू गिव अप योर लाइफ एम। डोंट गिव अप योर एम ऑफ लाइफ, यानी कि अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको आप उससे छोड़िए मत या हार मत मानिए। एनीबडी एल्स, कोई और एग्जाम्पल देना चाहेगा? तो गिव अप यानी कि हार मान जाना। आप किस चीज से हार मानते हो? गलती हो जाता तो। हाँ, स्पीक लाउडली। यस, कोई बताना चाहेगा? और शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? टू गिव अप यानी कि हार मान जाना। आई गिव अप इन एग्जाम, मैंने एग्जाम से हार मान लिया। या आई गिव अप इन लाइफ, यानी कि जीवन में जब आप हार मान जाते हो तो दैट इज गिव अप। यस, कोई बोल रहे? या टू गिव अप इन एग्जाम। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम में आपने हार मान ली, या लाइफ के किसी भी क्षेत्र में जब आप परेशान हो जाते हो, कोई चीज में आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप जैसे हार मानते हो या परेशान हो जाते हो, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ गिव अप। बट आपको लाइफ में ट्राई करना है, किसी भी चीज से हार बिल्कुल मत मानिए। नेक्स्ट सेंटेंस, बी प्राउड ऑफ। बी प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ का क्या मीनिंग है? गर्व होना, गर्व, प्राउड ऑफ फीलिंग गर्व, आप कह सकते हो गर्व, हिंदी में हम कह सकते हैं गर्व महसूस होना। सो बी प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। आप और किस चीज पे प्राउड फील करते हो? आई एम प्राउड ऑफ माई टीचर, आई एम प्राउड ऑफ माई टीचर, गुड। व्हाट एल्स? आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल, आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल, आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, यानी कि आप प्राउड हो आप फ्रेंड के लिए, आप प्राउड फील करते हो, यू फील प्राउड फॉर योर स्कूल, फॉर योर टीचर एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जो इस पे आप प्राउड ऑफ फील करते हो। मैम हिमसेल्फ, गुड। नाउ नेक्स्ट, प्राउड ऑफ माई फैमिली, okay, I'm proud of my family, good one। concentrate on, what is the meaning of concentrate? एकाग्रता, ध्यान लगाना। So आप किस चीज पे कंसंट्रेट करते हो? लक्ष्य पे टीचर, लक्ष्य स्टडी पे, स्टडी पे कंसंट्रेट करते हो। यू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, आप जो जिस समय पे जो काम कर रहे होते हो उस पे कंसंट्रेट करते हो। सो आपको सेंटेंस है कंसंट्रेट ऑन योर गेम, या दूसरा है कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। उसी तरह से कैन यू मेक अनदर सेंटेंस? concentrate on your life, कंसंट्रेट ऑन योर लाइफ, गुड। अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। और कोई? concentrate my concentrate on your, One by one, I said one by one, you are jumping up। concentrate of study, Concentrate on your studies, okay,
That also good. Concentrate of my target. Okay, that one is nice. Concentrate my study. Target. Okay, good. So चलो हम next. अब तो अभी ये phrase सभी को समझ में आ गया. What is a, how to use the phrase? Okay, next है आपका to run away. To run away. What is the meaning of run away? Anybody have any idea about this word? To run away. भाग जाना. Good. भाग जाना. Yeah. The cat ran away. यानी कि बिल्ली जो है वो भाग गई. The dog ran away. Yeah, the dog ran away. That also fine. After seeing the cop, the thief ran away. यानी after seeing the cop, after seeing the police, thief जो है वो क्या हो गया? He ran away. So आप कोई मुझे सेंटेंस बना के दिखाओ to run away से. Yes, who is making the sentence? To run away. आप किस चीज से आपको डर लगता है? आप भाग जाते हो उस चीज को देखकर. आप The dog ran imagine away. करो. Yeah, the dog ran away. What else? सांप से डर के भाग जाते हैं. The lion ran away. After seeing the snake, I run away. या ran away. यहाँ पे ran away आएगा, past form आएगा, क्योंकि ये happen हो चुका है. So after seeing the lion, I ran away. जिस चीज से आपको डर लगता है उसको देखकर you will run away. So next, look for. What is the meaning of look for? देखना. Look यानी देखना. Look यानी seeing और देखना हिंदी में. Look for, I was looking for you. यानी कि मैं तुमको देख रहा था. Will you please look for a hammer? क्या तुम जो है हथौड़ी देखोगे प्लीज? हथौड़ी यानी जो कारपेंटरी में जो काम आता है, that is called hammer. So look for यानी कि देखना. उसी तरह से कोई और सेंटेंस बना के बताइए मुझे. Look for. I am looking car. I am looking for a car और I am looking a car. यानी कि मैं कार को देख रहा था. What else you look? I am looking dress. Oh, that one is nice. I am looking a dress. So girls or boys like a bright color dress. नए नए कपड़े सभी को पसंद है. So look for, it means देखने के लिए. I look for a dress. I look for a shirt. Whatever. Next sentence. I am looking bag. I am looking for. I am looking of moon. Bag. Okay. I am looking for food. Bag. जिसे भूख ज्यादा लगती हो, I am person who is hungry, looking will look for a against food. Okay, good. Next sentence है be aware of. Be aware of means what? जागरूक रहें. Be aware of यानी कि जानकारी होना या जागरूक होना. So be aware of thieves. आप जो है मेले वगैरह में जाते हो, when you go to the temple और आप किसी घूमने की जगह पे जाते हो तो आपने बोर्ड दिखा होगा दीवार पे या दरवाजे पे टंगे होते हैं या घूमने वाले प्लेसेस पे. Be aware of pickpocketers या be aware of thieves यानी कि चोर उचक्कों से सावधान रहे. So यहाँ पे उसी तरह दूसरा सेंटेंस है be aware of stray dogs यानी कि जो रास्ते पे जो भटकने वाले कुत्ते होते हैं उनसे सावधान रहिए. क्यों? क्योंकि वो कुछ उनकी जो मानसिक हालत है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है. तो ऐसे कुत्ते क्या कर सकते हैं, आपको काट सकते हैं. तो यहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं रोड वगैरह पर. बी अवेयर ऑफ joyless. बी अवेयर ऑफ Joyless. joyless. What is the meaning of joyless? Be aware of dwellers. Aware of thief. Dwellers. Dwellers. You are talking about dwellers. Yes. Be aware of fire. Be aware of fire. thief. Good. Yeah. Be aware of thieves also. It is also a good sentence.
और किन चीजों से सावधानी होनी चाहिए, इसका Be ये aware of news. बी Be अवेयर aware ऑफ of न्यूज, Be aware of money. बी अवेयर ऑफ मनी, हाउ टू यूज योर मनी, है ना, आपके पास पैसे हैं उनको कैसे खर्च करना है, वो उस पर ध्यान देना जरूरी है आपका, नहीं तो एक ही बार आप खर्चा कर दोगे तो आगे की जरूरतों के लिए आपके पास नहीं रहेगा. सो दैट वन इज ऑल्सो अ गुड सेंटेंस, बी अवेयर ऑफ योर मनी. ओके, सो नेक्स्ट, बी टायर्ड ऑफ. बी टायर्ड ऑफ. सो टायर्ड ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायर्ड ऑफ? परेशान होना. परेशान थका होना हुआ. या थका हुआ होना. सो हियर आई एम टायर्ड ऑफ स्टडीज. आप एक ही बार काम करते हो, आपके मम्मी पापा टीचर सब कहते हैं स्टडी करो स्टडी करो, सो यू गेट अ टायर्ड ऑफ. आप इन चीजों को सुन सुनकर थक Tired जाते हो of play. या आप पढ़ के थक जाते हो. सो टायर्ड ऑफ मीन्स थक जाना, या कह सकते हो एक तरह से परेशान हो जाना. सो आई एम टायर्ड ऑफ वर्क, या एक ही काम कर करके आप जब when you become a tired or you feel tired, so ये सेंटेंस वहां पे यूज हो सकता है. तो आप मेक अ सेंटेंस. I am Tired of of running. I am tired of job. आई एम टायर्ड ऑफ जॉब. ओके, I am tired of play. आई एम टायर्ड ऑफ प्ले. कोई खेल के I am भी tired of थक run. जाता है. ओके, गुड. I am tired of my life. आई एम I टायर्ड am ऑफ tired of माई लाइफ. homework. ओके, दिस इज अ सेंटेंस, यू कैन टायर्ड ऑफ योर लाइफ. बट क्या होता है, लाइफ आपको मिली है जीने के लिए, कुछ करने के लिए. सो डोंट से दैट आई एम टायर्ड ऑफ लाइफ. डू समथिंग न्यू. I am tired of homework. Yeah, I'm tired of homework. That one is also good. Okay, so सबको I समझ am में आया. tired of running. I am tired of running. Okay. I am tired of studying. So phrase जो भी है, अब हमने 10 phrase का प्रैक्टिस किया. तो phrase क्या होता है और उसको कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, एवरीबडी इज नो दैट हाउ टू यूज द फ्रेज. सभी को समझ में आया कैसे इसको यूज Yes, करना teacher. है. Yes, ma'am. Shall we move to the next question? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. Yes, ma'am. Yes. ओके, सो क्वेश्चन 1B का जो फर्स्ट पार्ट था, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज. आपको फ्रेज दिया जाता है और आपको उसको सेंटेंस में यूज करना होता है. उसके बाद या आपको फ्रेज यूज नहीं करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्लॉज दिया जाता है. क्लॉज दिया जाता है यानी कि सेंटेंस दिया जाता है हाफ, और उसको पूरा करके आपको सेंटेंस पूरा करना होता है. अब ये क्लॉज क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होती है. जो क्लॉज होता है, सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes, teacher. सो क्लॉज में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज. मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच मेक सेंस ऑफ इट्स ओन. यानी कि वाक्य में जो होते हैं दो क्लॉज होते हैं. पहला जो क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज. मेन क्लॉज यानी कि जो जिस वाक्य को पढ़कर हमें लगे कि ये वाक्य अपने आप में पूरा है, इट इज मेकिंग अ फुल सेंटेंस, यानी इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, वो होता है मेन क्लॉज. यानी कि जिस सेंटेंस को रीड करके हमको लगे कि ये वाक्य पूरा है या कहीं से अधूरा नहीं लगता है, कंप्लीट लगता है, उसको मेन क्लॉज कहते हैं. और सेकंड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, या उसको दूसरा नाम भी दिया गया है, दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि जो क्लॉज या जो वाक्य का भाग मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होता है. यानी कि वो मेन क्लॉज के बिना पूरा नहीं हो सकता है, वो अधूरा लगता है. इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज डिपेंड्स ऑन अ मेन क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य का या सेंटेंस का वो पार्ट होता है, वो भाग होता है जो अपने आप को पूरा करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है. जैसे आपको दिया है एग्जाम्पल के थ्रू, आपको ज्यादा समझ में आएगा बेटा. शी वॉन्ट्स टू बी विथ हर पेरेंट्स whom can take care of her. यानी कि she wants to be with her parents. अगर मैं इतना सेंटेंस लेती हूँ सिर्फ, तो भी वाक्य पूरा होता है कि नहीं होता है? ऐसा कुछ लगता है कि अधूरा है क्या?
Yes, नहीं it टीचर. is making a full sense, यानी कि she wants to be with her parents, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है। तो ये क्या है, ये मेन क्लॉज होता है, यानी कि वाक्य का वो भाग जो अपने आप में पूरा होता है, उसको किसी और दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती है खुद को पूरा करने के लिए, टू मेक इटसेल्फ कंप्लीट, वो होता है मेन क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, whom can take care of her, जो उसका ख्याल रख सके। अब जो उसका ख्याल रख सके, ये वाक्य पूरा लगता है क्या आपको? आपको ऐसा लगता है ना कि ये कुछ तो अधूरा है, कुछ तो मिसिंग है इस सेंटेंस में? सो जो वाक्य जो है अधूरा लगे या इनकम्प्लीट लगे, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। सी, शी वांट्स टू बी विथ हर पेरेंट्स whom can take care of her, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है जो कि उसका ख्याल रख सके। सो यहाँ पे मेन क्लॉज क्या होता है, वो वाक्य जो अपने आप में पूरा होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि अपने आप को वो पूरा करने के लिए उसको मेन क्लॉज जरूरी है, उसके बिना वो अधूरा होता है। सिंपल लैंग्वेज, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि जो डिपेंडेंट होता है या जो वाक्य अधूरा होता है, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। उसी तरह सेकंड सेंटेंस, आई वॉज वियरिंग द ड्रेस दैट आई बॉट फॉर द वेडिंग। अब इस वाक्य में आप मुझे बताओ कि मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? ट्राई करो, इफ यू विल गिव रॉन्ग आंसर तो आई विल करेक्ट इट, आई एम हियर टू करेक्ट। I was wearing the dress. Main clause. Main clause. And what is the subordinate clause? That I budget for the About. wedding. By का about, by का present का past कर दिया है ना, by का about for the wedding, यानी कि I was wearing the dress। अब ये वाक्य अगर हम सिर्फ इतना लेते हैं तो क्या होता है, वाक्य आपको पूरा लगता है ना? It's make a sense, I was wearing the dress, मैंने वो ड्रेस पहना है। सो ये क्या है, वाक्य आपका यहाँ पे पूरा हो रहा है। अब दूसरा देखो, दूसरा पार्ट, दैट आई बॉट फॉर द वेडिंग, यानी जो मैंने शादी के लिए खरीदा था, जो मैंने शादी के लिए खरीदा था। ये वाक्य आपको पूरा कंप्लीट लग रहा है क्या? नो, इसमें ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग, या कुछ तो मिसिंग है सेंटेंस में, वाक्य पूरा नहीं लगता है। दैट मीन्स वो होता है आपका subordinate clause. Third, after we had lunch, we went back to work. After we had lunch, we went back to work. अब इसमें बताओ मुझे कि मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? Yes, try it fast. We went back to work. Main clause. ये क्या है? We went back to work. Main clause. Main clause, good. And what is the subordinate clause? After we had lunch. Good. Subordinate dependent clause. हाँ, ये होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। आफ्टर वी हैड लंच, आफ्टर वी हैड लंच यानी कि लंच करने के बाद। अब लंच करने के बाद क्या ये वाक्य पूरा लग रहा है क्या आपको? ये वाक्य कहीं से भी पूरा लग रहा है आपको? लंच करने के बाद क्या, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। आफ्टर लंच व्हाट, यानी कि लंच के बाद क्या? तो यानी कि यहाँ पे ये आपको समझ में आ रहा है कि वाक्य दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, कुछ तो इनकम्प्लीट है। तो दिस मीन्स दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड मेन क्लॉज होगा वी वेंट बैक टू वर्क, यानी कि हम काम पर वापस चले गए। तो वी वेंट बैक टू वर्क, ये इट मेक्स अ फुल सेंटेंस, यानी कि ये वाक्य कंप्लीट लग रहा है। तो दिस वन विल बी अ main clause or subordinate clause after we had lunch. Fourth, it's a film that should be seen by everyone. अब मुझे बताओ इसमें subordinate clause क्या है और main clause क्या है? One by one, don't jumble up. Yes. पहले मुझे बताओ what is a subordinate clause in this sentence? Main clause. Subordinate clause, I am asking about subordinate clause. That should be seen by every. Good. That should be seen by
everyone ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि हर किसी को वो पिक्चर देखनी चाहिए जो, यानी कि हर किसी को वो पिक्चर देखनी चाहिए जो, पर कौन सी पिक्चर ये तो इसमें क्लियर नहीं है, यानी कि ये वाक्य आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज अ इनकम्प्लीट सेंटेंस. सो इट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस मीन्स क्या है ये, मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज? Subordinate class. या दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. इट्स अ फिल्म, यानी कि ये फिल्म है या ये एक पिक्चर है. अब ये वाक्य जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि फुल इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी ये अपने आप में वाक्य पूरा है, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है पूरा होने के लिए. इट मीन्स ये मेन क्लॉज है. ओके, तो क्लॉज का क्लियर हो गया सभी को? ओके टीचर. Yes, ma'am. ओके, तो अभी आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. वी विल ट्राई इट. ही टोल्ड अस. ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया. अब इसको आप कैसे पूरा करोगे? यस, He told us to complete your homework. he told us to complete our homework. Okay, complete our homework क्या है? ये मेन वर्ब है. और he told us, उसने कहा, पर क्या कहा ये कंप्लीट नहीं है. सो ये क्या होगा, ये he told us हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और complete our homework यानी कि अपना होमवर्क पूरा करो, दिस विल बी अवर मेन क्लॉज. तो इस तरह से आपको क्या हो सकता है, एग्जाम में आपको मेन क्लॉज दिया जाएगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज पूरा करने को कहा जाएगा, या सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया जाएगा एंड यू हैव टू राइट अ मेन क्लॉज. सेकेंड, they went. They went for the picnic. Okay, they went for the picnic. अब ये they went मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है? No, no, this is not subordinate clause. They went, आप उसका मीनिंग समझो ना, वो चले गए. Clause है. वो चले गए, ये वाक्य पूरा हो रहा है. फॉर द पिकनिक, पिकनिक के लिए क्या ये वाक्य पूरा हो रहा है क्या? कहाँ गए पिकनिक, कौन गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है. फॉर द पिकनिक इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड द मेन क्लॉज इज they went. They went is मेन क्लॉज और फॉर द पिकनिक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है. थर्ड, आई डोंट नो. आई डोंट नो, इसके आप आगे आप क्या लगाओगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता. किस बारे में आप नहीं जानते हो? How to complete this work. Yeah, I don't know how to complete this work. और क्या बता सकते हो आप? I don't know ये main clause है. I don't know main closing और main gate. I don't know the main gate. I don't know about the exam. I don't know about my friend. Okay, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज करके. फोर्थ है, आई रीड द बुक. आई रीड द बुक. अब इसमें बताओ मुझे, आई रीड द बुक मेन वर्ब है या सॉरी मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है? Subordinate clause. नो, Main clause. मेन वर्ब होगा ना. और क्या आपने बुक पढ़ी? यस, I read the book which was written by Swami Vivekananda. Yeah, I read the book which my friend has given to me. या मैंने वो किताब पढ़ी जो मेरे दोस्त ने लिया. Yeah, I read the book. Yes, Favorite subject. I read the book I of read the that book. subject. Yes, subject. हाँ, I read the book of हिंदी सब्जेक्ट. आप कुछ भी इसमें एड अप कर सकते हो क्लॉज में. I read the book in my favorite subject. I read the book of my favorite subject. Good. Fifth, this is the school. This is the school. हाँ, क्या होगा इसमें, क्या क्लॉज यूज करोगे आप आगे? Main clause. कंप्लीट करोगे? मेन क्लॉज है, या दैट इज राइट.
How you will complete this sentence? This is the school. This is the school where I completed my 10th class. Yeah, this is the school which is nearby my home. Yeah, this is the school where my parents studied. Yeah, this is the school where my brother goes. उसी तरह आप क्या सेंटेंस बनाओगे? This is the school where we study. This is the school where we study. Good. Anybody else? Yes, anybody else want to try? Teacher, this is my school. Is the school where I study. Yeah, this is the school which I like. Good. Okay, good. Move to the next slide. अब clause क्या है सभी को समझ में आया? Main clause and subordinate clause. किस तरह से आपको clause दिया होगा, main clause या subordinate clause, तो आप वाक्य को कैसे पूरा करोगे या how you will complete the sentence, you know, सभी को समझ में आया? Yes, teacher. Anybody Teacher, have any type of doubt? Ask me first. टीचर प्लीज आप सारे स्लाइड्स दिखाओ ना, एक बार मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। आपको मैं ग्रुप में भेज आज दूंगी, दिखा दो टीचर्स या ग्रुप में टीचर्स आपको सेंड कर देंगे बेटा, ठीक है? ओके या टीचर। लास्ट में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो एक एक करके मैं स्लाइड दूंगी, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। ओके, नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स? जो प्रीफिक्स के साथ वर्ड के आगे लगता है वो prefix होता है, एंड जो वर्ड के पीछे लगता है वो तो प्रीफिक्स जैसे आपका हिंदी और मराठी में उपसर्ग और प्रत्यय होता है। प्रीफिक्स। म्यूट योर माइक। ग्रुप में डालो टीचर। हाँ हाँ, आई विल सेंड यू। तो प्रीफिक्स यानी कि जैसे आपका हिंदी या इंग्लिश में उपसर्ग होता है, यानी कि वाक्य से पहले, सॉरी सेंटेंस से, वर्ड से पहले जो लगता है, जो वर्ड लगता है, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। अब मीनिंग क्या है प्रीफिक्स का? अ वर्ड और लेटर प्लेस्ड बिफोर अनदर वर्ड, यानी कि वो शब्द या अक्षर जो कुछ शब्दों के पहले लगते हैं, दूसरे शब्द के पहले लगते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। ओके, आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं और उसके बाद सेकंड वाली लाइन में आपको कंप्लीट करना है। पहले हम रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ कवर में हमने अन लगा दिया तो दैट बिकेम अनकवर। हाँ, सो कवर से पहले जो ये जो अन लगा है दैट इज प्रीफिक्स। उसी तरह ऑफिशियल, ऑफिशियल से पहले हमने इन लगा दिया, सो इट बिकम इन ऑफिशियल। थर्ड, यूनिवर्स, अब वर्स के आगे हमने यूनि लगा दिया, अन लगा दिया तो ये क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया। उसी तरह फोर्थ है लेस, लेस के आगे हमने अन लगा दिया तो इट बिकेम अनलेस। फिफ्थ वन, अब टर्न के आगे हमने री लिख दिया, बिफोर टर्न वी हैव रिटन री, सो इट बिकम रिटर्न। अब राइट के आगे हमने री लगा दिया, दैट बिकम री राइट। अब एग्जाम के आगे हमने आर लगा दिया, री एग्जाम। एथ है नाइट के आगे हमने मिड लगा दिया, सो इट बिकेम मिड नाइट। नाइन्थ, डे के आगे हमने मिड लगा दिया, सो मिड। यूज के आगे हमने क्या लगाया है? मिस यूज। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के आगे हमने क्या लगाया है? कौन सा प्रीफिक्स लगाया है? ओके, गुड। चार्ज क्या प्रॉब्लम है? तो डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। हाँ, ओके। चार्ज के आगे हमने डिस लगा दिया, सो इट बिकेम discharge. And qualify, before the qualify what we have written? Disqualified. So it became disqualified. Respect के आगे हमने क्या लगाया है? Disrespect. So it become disrespect. And figured के आगे हमने क्या लगा दिया है? डिस। तो इस तरह से आप अन लगा के, री लगा के, मिड लगा के, डिस लगा के
बहुत सारे जो आपको वर्कशीट भेजा गया था स्टार्टिंग में, उस वर्कशीट में बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए गए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये इजीली आपको 2 मार्क्स इसमें मिल सकता है। ओके, चलो हम दूसरे पे बढ़ते हैं। अब कनेक्ट के आगे व्हाट वी विल राइट, कि ये प्रीफिक्स बनेगा इनकनेक्ट, Prefix unconnect. इनकनेक्ट इज अ नॉट राइट वर्ड। डिस्कनेक्ट गुड, ओके, और लाइक के आगे व्हाट वर्ड वी विल राइट? अनलाइक, डिसलाइक, डिसलाइक भी हो सकता है। डिसलाइक नेक्स्ट, एबल के आगे आप क्या लगाओगे? टेबल, गुड, अन विल बी राइट वर्ड। ओके, लक के आगे आप क्या लगाओगे? Unlock. अनलक। अनलक हाँ, कंप्लीट के आगे? इनकम्प्लीट एंड एग्री, बिफोर एग्री व्हाट यू विल राइट? डिसएग्री, अनएग्री राइट वर्ड। हाँ, डिसएग्री, डिसएग्री विल बी द परफेक्ट वन। कवर के आगे आप क्या लगाओगे? Uncover. कवर एंड टाई से पहले आप क्या लगाओगे? अब देखो, मिस टाई लगा सकते हो, नो, और कुछ लगा सकते हो। डिस्क टाई, डिस्क टाई इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट वर्ड। अनटाई, अनटाई इज अ राइट वर्ड। यस यस, सो अनटाई इज अ परफेक्ट वर्ड। अनटाई से आपको लगता है कि ये बनेगा प्रीफिक्स। ऑफिशियल के आगे आप क्या लगाओगे? हाँ, देखो यहाँ अनऑफिशियल हो सकता है। अनऑफिशियल हाँ, गुड। अस के आगे? यस, Unush. Unush. अनअस, नो इट इज नॉट। यस, Yes. रीयूज, देखो इसको आप रीयूज बना सकते हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है आपका सफिक्स। अब सफिक्स क्या होता है? प्रत्यय. प्रत्यय, गुड, हिंदी में इसको हम प्रत्यय कहते हैं। अब मीनिंग क्या है देख लेते हैं। अ वर्ड और अ लेटर यूज्ड आफ्टर द अनदर वर्ड, यानी कि शब्द या अक्षर जो शब्द के आगे लगता है, किसी दूसरे शब्द के आगे लगता है, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। ओके, जैसे आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। अब यूज के आगे हमने क्या लगाया है? यूजलेस लेस, सो इट बिकम यूजलेस। सेकंड, केयर के आगे हमने क्या मेंशन किया है? लेस, सो केयरलेस। अब शेम के आगे हमने क्या लगाया है? लेस, सो इट बिकम शेमलेस। फोर्थ, सक्सेस के आगे फुल बिकम सक्सेसफुल। रिस्पेक्ट के आगे फुल इट बिकेम रिस्पेक्टफुल। एंड केयर के आगे Full. केयरफुल इट बिकेम केयरफुल। न्यू के आगे हमने क्या लगाया है? LY ली सो इट बिकेम न्यूली। ब्राइट के आगे पावर के आगे फुल सो इट बिकेम अ पावरफुल। शार्प के आगे LY, सो इट बिकेम शार्पली। शार्पली मीन्स बहुत ही नुकीला। हार्ड के आगे LY, सो इट बिकेम हार्डली। ग्रेट के आगे फुल फुल, सो इट बिकेम ग्रेटफुल। इंटरनेट, इंटर के आगे नेट ओके, यस सर, यस सर। होप के आगे होपलेस न्यू के आगे न्यूली Everybody just stop it, don't talk. Sir is saying something, let's listen. ओके हाँ मैडम, अगला लेक्चर का टाइम हो चुका है। ओके ओके सर। सर मैं एक बार स्लाइड स्टार्टिंग से दिखा दूं तो बच्चे थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप 2 मिनट्स आप देंगे मुझे तो। ओके मैडम, ओके ओके, थैंक यू सर। सो हियर इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। मैं एक एक सेकंड के लिए रखूंगी स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। टीचर 1 मिनट वेट करो ना प्लीज। बी इन हरी। यस टीचर, अभी चेंज करो। ओके
Yes, ma'am. मिस फर्स्ट स्लाइड दिखाओ ना. First slide. Take it fast. Yes, हो गया? Yes, ma'am. Okay. मैम हो गया मैम. और गया Yes, पीछे. ma'am. हो गया? Third one. Have you done that? Yes. Yes. Okay. Take it fast. और गया टीचर. Okay. Seventh one done. Yes. Yes, ma'am. Okay. 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 Be quick. हो गया टीचर. हो गया मैम. Okay. Okay. So this is we are ending the lecture. Let's find out Yes, next ma'am. lecture के लिए be ready for that. हो गया टीचर. Thank you, sir, for providing me this opportunity. Yes, yes. Thank you, miss. Yeah. Thank you, sir. Thanks. Should I leave now, sir? Yes, yes. Thank you, sir. Bye.